नमस्कार साथियों। तो टीसीएम के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा, हमने बात की थी कोशिका के बारे में, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमने कुछ पॉइंट कवर कर लिए थे और बाकी जो लेक्चर था वो आज हमें कंटिन्यू करना है। तो हम आज आगे इस लेक्चर को देखेंगे। हम सेल के बारे में देख रहे थे, कोशिका के बारे में आज पढ़ रहे थे। तो आगे हम जब बात करते हैं, ये हम कोशिका के बारे में देख रहे थे। ये भी हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है, लगभग 20 मार्च से स्टार्ट होगा ये। तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एनरोल करें और अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ये भी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। हमने इन सभी टॉपिक के बारे में बात की थी। हमने कल कोशिका के बारे में भी देखा था, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, कोशिका का एवोल्यूशन और कोशिका के प्रकार, इसकी संरचना को हम देख रहे थे। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोशिका के बारे में देखा था। व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, इसकी किसने खोज की थी। उसके बाद हमने कोशिका के कुछ कोशिकाओं के बारे में बात की थी। उसके बाद कोशिका सिद्धांत देखा था। कोशिका सिद्धांत के बाद हमने आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद एवोल्यूशन और कोशिका के प्रकार। अब हम आज केंद्रक के बारे में जानेंगे। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें आज स्टार्ट करना था, जिसे हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो यह पादप कोशिकाओं का एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित होता है। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसकी खोज सन लगभग 1880 ईस्वी में कॉलिकर के द्वारा की गई थी, लेकिन अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। और लगभग 1898 में सी बेंडन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माना तो यही जाता है कि सी बेंडन ने इसकी खोज की थी, लेकिन कोलिकर ने इसकी खोज की थी और सी बेंडन ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। यह जंतु कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग है और इसे यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है। इसके खुद के राइबोसोम होते हैं, उसका जो द्रव है वो होता है, लेकिन इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही ऐसे डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जिसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त गोलाकार तथा सूत्राकार संरचना है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे हैं, एक तो हरित लवक या फिर लवक बोलते हैं जिसे, प्लास्टिड, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये गोलाकार तथा सूत्राकार संरचना होती है इसकी, जिसका स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। इसकी आंतरिक वलित झिल्ली को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें एक आंतरिक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझ पहले। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रिंग जैसी जो संरचना दिख रही है, ये जो रिंग जैसी संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब ये डीएनए है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। और इसमें एक जो संरचना दिख रही है बाहरी झिल्ली के बाद, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, यही है क्रिस्टी। इसे क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम होता है, ग्रेन्यूल भी होते हैं इसमें, और बहुत सारे इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं। फिर दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एक तो बाहरी झिल्ली होती है इसमें, ये रेड कलर से आपको दिख रही होगी, और एक येलो कलर से आपको दिख रही होगी आंतरिक झिल्ली। इस आंतरिक झिल्ली को ही हम कहते हैं क्रिस्टी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि क्रिस्टी क्या है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की एक आंतरिक परत है। ठीक है। अब आगे हम अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ये देख रहे थे, ठीक है, क्या है, इसकी आंतरिक वलित झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। मतलब हमारे शरीर में जब कोशिकीय श्वसन होता है, पहले तो हम श्वसन के द्वारा सांस लेते हैं,
जब अंदर जाते हैं, मतलब ये जो हवा है, वायु है, अंदर जाती है और ग्लूकोज वगैरह है, उसके द्वारा जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण यही होता है। श्वसन होगा तो ऊर्जा का निर्माण भी होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है, जिसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एटीपी को ही ऊर्जा की हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। आगे हम अगर इसके बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गन है वो है लवक या फिर प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड क्या होता है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो प्लास्टिड है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित रहता है। ये जो प्लास्टिड है, जैसे हम लवक भी बोलते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है, तो एनसीईआरटी में तो इसके दो ही पार्ट बताए गए हैं, तो क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। एक जो तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोलते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट होता है। देखते हैं कैसे। इसे, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसे रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रंगीन प्लास्टिड, क्योंकि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उसकी कलियां हैं, उनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, पंखुड़ियों में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है, पुष्प की, मतलब जो पौधे हैं उसकी रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, पंखुड़ी हो गया, इन सभी की जगह पे है पाया जाता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे थे वो एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट ही है, लेकिन ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल वर्णक या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और जो जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। पौधे एक प्रकार के स्वपोषी जीव हैं, या फिर कहा जाए तो स्वपोषी पादप हैं, जो अपना भोजन है किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है किसका, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। किसे, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम, कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि भोजन यहीं बनता है, यहीं पे ऊर्जा बनती है, यहीं भोजन बनता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो वायुमंडल में विसर्जित कर दी जाती है या फिर छोड़ दी जाती है, जिसे हम श्वास के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये श्वेत रंगहीन लवक होते हैं। यह उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे कि जड़। यह स्टार्च तथा अन्य भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहली बात तो ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, और ये मुख्य रूप से वहां पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जड़ हो गया, जड़ में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो ये जड़ में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। वहां का रंग भी नहीं होता, वहां पे कोई स्पेशल रंग नहीं होता, सफेद टाइप का होता है। और किसी पौधे का भोजन कहाँ संचित होता है, ल्यूकोप्लास्ट में ही संचित होता है। यह स्टार्च तथा अन्य भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संचन करता है। जैसे कि किसी पौधों की जड़ों को हम खाते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, ठीक है, जिनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ल्यूकोप्लास्ट, जिसके बारे में हमने बात की। अब आगे और देखते हैं। तो ये जो प्लास्टिड है उसका डायग्राम यहाँ पे सामने है। हमने आपसे अभी बोला था कि जो दो ऐसे ऑर्गन्स हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड, दोनों की सतह पर या फिर दोनों की मेम्ब्रेन है वो दो भागों में विभाजित होती है, दोहरी झिल्ली होती है।
तो इसमें भी एक मेम्ब्रेन तो ये है, 1 सेकेंड, इसमें एक मेम्ब्रेन तो ये दिख रही है नीचे और दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है। तो इसमें 2 प्रकार की झिल्ली होती हैं या फिर दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डुअल मेम्ब्रेन। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा इसका डीएनए पदार्थ। तो लवक के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं। ये छोटे छोटे से स्ट्रोमा भी यहाँ पे छिद्र टाइप के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसके खुद के पास राइबोसोम होते हैं। तो ऐसे 2 ही ऑर्गन्स है कोशिका में जिसके खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम इत्यादि मौजूद होते हैं। तो ये प्लास्टिड है, जिसे हम लवक कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने। ये सूक्ष्म एवं गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। मतलब एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइसोसोम है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अम्लीय माध्यम के होते हैं। ऐसे अम्लीय एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। ये अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विकर कहते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम जो पाचन में सहायता करते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और यह पाचन की अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं या फिर उसको प्रभावित करते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जब इसमें कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब हमारी कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, या फिर इसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो जो लाइसोसोम है ऐसे एंजाइम को रिप्रोड्यूस करता है या फिर निकालता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? कोशिका का पाचन हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह खुद की कोशिका को क्या कर लेता है? पचा लेता है या फिर उसका पाचन कर लेता है। इसमें उपस्थित एंजाइम का निर्माण RER में होता है। अब जो लाइसोसोम में जो एंजाइम बनते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? RER मतलब जैसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जो होती है खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में इसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसका कार्य अंतः कोशिकीय पाचन करना है, मतलब कोशिका के अंदर पाचन करना है। ऐसा जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर उसमें विकार उत्पन्न हो जाए या फिर कोई समस्या आए, तो संक्रमण से बचने के लिए क्या कर लेता है? कोशिका को पचा लेता है या फिर उसको नष्ट कर देता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है? पचा लेता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। अब अवांछित कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो हानिकारक हैं, उनको साफ करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या है? तो देखो, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में की थी। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है या फिर दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम है। इसका काम कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। साथ ही ये विभिन्न कोशिकीय पदार्थों के संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन का भी कार्य करता है। ये जो गोल्जी बॉडी है या फिर गोल्जी उपकरण है, इसका एक और काम होता है। सबसे पहले तो ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और सेल प्लेट जो होती हैं उनका निर्माण करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। और साथ ही ये विभिन्न कोशिकीय पदार्थों का क्या करता है? परिवहन भी करता है, उनका संग्रहण करता है और उनका विनिर्माण करता है। यही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से यह काम किसका होता है? गोल्जी उपकरण का होता है। इसके अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इसके अंदर की मतलब जो भी जानकारी है उनको हमें उनका अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं इसके अध्ययन के लिए। अब यह सरल शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है? जटिल शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो सिंपल शुगर होती है उसके किस में कन्वर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च वगैरह में, इन सब में क्या करता है? कन्वर्ट कर देगा। यह पैकेजिंग का भी काम करता है। मतलब ये जो गोल्जी उपकरण है इसका काम होता है मुख्य रूप से परिवहन करना। तो परिवहन करने से पहले जो पदार्थ हैं उनको पैकेज करना पड़ेगा।
तो एक पैकेट में छोटे छोटे से बंडल्स में उनको बांध के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है गोल्जी उपकरण का। यह लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। अभी हमने बात की थी लाइसोसोम में जो एंजाइम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER में। लेकिन जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम खुद कहाँ बनता है? वो बनता है गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण में होता है और लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे हुए होते हैं उन एंजाइम का निर्माण होता है अंतःप्रदव्य जालिका में RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे गोल्जी उपकरण है जो कि किसका काम करता है? पैकेजिंग का काम करता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। अभी हमने लाइसोसोम पढ़ा, अब हम देखते हैं राइबोसोम क्या है। तो जो राइबोसोम होता है इसकी खोज की थी पैलेड ने, और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। जो राइबोसोम होता है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है और यह ER की सतह पर पाया जाता है। हमने अभी बात की थी कि जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वह दो प्रकार की होती है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। जो ER है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है RER और दूसरा होता है SER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होती है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर तो जो राइबोसोम है वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसी के कारण एक ऐसी होती है, रफ होती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार की होती हैं, RER और SER। तो ये जो राइबोसोम है वो RER पर उपस्थित होते हैं। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है जो राइबोसोम से बनता है। सॉरी, ये मसला है ना, इसको इग्नोर करो। ये जो राइबोसोम होता है वो क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण यहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में ही होता है, जो कि अंतःप्रदव्य जालिका की सहायता से करता है। ये जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है 70S और एक होता है 80S प्रकार का। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। पहला होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम छोटी आकृति के होते हैं, स्मॉल साइज होती है इनकी, और 80S की बिग साइज होती है। ठीक है, यह दो इकाइयों में से बनता है, जैसे 50S और 30S। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं कि 70S 40S और 30S से बनता है, जबकि नहीं। ये जो 70S है वो 50S और 30S से मिलके बनता है, और जो 80S है वो 60S और 40S से मिलके बनता है। मतलब इन दोनों का सम 100 और इनका सम होता है 80। 70S किससे बनता है? 50S और 30S से। और जो 80S है वो किससे बनता है? 60S और 14S से। तो ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे जो S का मतलब होता है अवसादन गुणांक, सेडिमेंट्री मल्टीपल होता है अवसादन गुणांक। तो ये हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम में ये सभी इसकी डिटेल्स हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं तारक का या फिर सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है? तो यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। और इसकी खोज किसने की थी? बॉबेरी ने की थी। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है या फिर सहायक होता है। जब कोशिका विभाजन करती है या फिर एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिका दो भागों में टूट जाती है। जब कोशिका दो भागों में टूटती है तो उसकी सतह पर इस तरीके से संरचनाओं का निर्माण होता है। ये किसके कारण होता है? तारककाय के कारण होता है, सेंट्रोसोम के कारण होता है। तो ये सेंट्रोसोम है वो कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है। क्यों होता है ये? ताकि जो सेंट्रोमियर है या फिर जो क्रोमोसोम है वो दो अलग अलग भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना सकें। इसलिए जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है? इनको अलग अलग करने में सहायता प्रदान करता है कोशिका विभाजन के समय। यह केंद्रक के समीप जाने वाली मतलब पाई जाने वाली संरचना है जो दो बेलनाकार संरचनाओं से निर्मित होती है। दो प्रकार की बेलनाकार संरचनाओं से निर्मित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं या फिर तारक काय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेंट्रोस्फियर और सेंट्रोसोम का अभाव होता है। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनका क्या होता है? अभाव होता है। ये जो सेंट्रोस्फियर है और सेंट्रोसोम है वो इसी के भाग होते हैं। आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अभी हमने इसके बारे में और देख भी चुके हैं और हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्या है? यह दो प्रकार की या फिर दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। इसकी खोज की थी पॉटर ने।
यह केंद्र के चारों तरफ जाल के समान होती है, जो कि समांतर, थोड़ी मिसप्रिंट है यहाँ पे, समांतर नलिकाओं की बनी होती है। मतलब ऐसी समांतर नलिकाएं हैं, समांतर मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक मिनट डायग्राम शायद लगाया है। ये तो ये देखो, यहाँ पे अंदर होता है क्या, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, समांतर क्रम में इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ, अभी हम बात कर चुके हैं। तो क्या है इसका कार्य, क्या होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, इसका कार्य वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो इस पर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम करते हैं प्रोटीन के संश्लेषण, और यह सहायता करती है उसके प्रोटीन के संश्लेषण में, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि केंद्रक झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, इन सभी के निर्माण में सहायक है। जो वसा है और प्रोटीन है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की। तो उन सभी के निर्माण में कौन सहायता करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन सहायता करता है, ईआर। यह अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए भी उत्तरदायी है, मतलब कोशिका के अंदर जो परिवहन होता है, कोशिका के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर पदार्थों को ले जाना नहीं, कोशिका के अंदर जब परिवहन की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आता है। यह विष तथा दवाओं के निराविसीकरण का भी कार्य करता है। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, जैसे कभी कभी फूड पॉइजन या फिर अन्य किसी कारण से हमारे शरीर के अंदर पॉइजन एंटर कर जाता है, तो उसको डिपॉइजनेट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही करता है उस पॉइजन को खत्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह विष तथा दवाओं के निराविसीकरण का भी कार्य करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सतह पर क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। तो जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसी तरीके से ये भी होती है। ये एक भाग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह अंतःकोशिकीय परिवहन का भी काम करती है। तो जैसा काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसी तरह काम होता है अंतःद्रव्य जालिका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रसधानी, या फिर जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। तो कोशिका में छोटी छोटी सी खाली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। उसमें द्रव भरा होता है, पर जैसे अगर हम बात करें रसधानी की या फिर वैक्यूल्स की, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये भिन्न भिन्न रूप से पाई जाती है। अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जो रसधानियाँ होती हैं वो छोटे आकार में होती हैं, लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन आकार इनका बड़ा होता है। सॉरी। तो क्या है, ये ठोस अवस्था तथा तरल पदार्थों को संग्रहित करती हैं। मतलब ठोस अथवा तरल पदार्थों को क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं। पादपों में रसधानियों का जो आकार है, रसधानियाँ आकार में बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं। जबकि अगर हम जंतु कोशिका में बात करें तो इसके विपरीत होता है, आकार में छोटी एवं संख्या में क्या होती हैं, अधिक होती हैं। पादपों में अमीनो अम्ल, शर्करा तथा अन्य कार्बनिक अम्ल आदि रसधानी में ही संग्रहित होते हैं। तो अगर बात करें पदार्थ के संचयन की, तो अमीनो अम्ल हो गया, शर्करा और अन्य जैसे कार्बनिक अम्ल हैं, उन सभी का संचयन पादपों में कहाँ पे होता है, रसधानियों में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पादपों में अमीनो अम्ल तथा शर्करा का संचयन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, रसधानी में होता है, वैक्यूल्स में होता है। तो ये रसधानी है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में, जैसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, इसकी खोज की थी वाल्थर फ्लेमिंग ने।
कब? लगभग 1882। सन 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने क्या किया था? क्रोमोसोम की खोज की थी, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यह धागे की जैसी संरचना होती है। हमने आपको भी जब केंद्रक पढ़ाया था तो बताया था कि केंद्रक में छोटे छोटे धागेनुमा संरचना बन रही थी, जो कि कोशिका जो केंद्रक द्रव है उसमें तैरती हुई संरचनाएं थी केंद्रिका के चारों ओर। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहते हैं। तो यह धागे जैसी संरचना होती है जो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? केंद्रक में पाई जाती हैं। और गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, जिनमें जीवन की संपूर्ण जानकारी होती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन दोनों से मिलकर कौन बनता है? गुणसूत्र बनता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, आरएनए है, वो किस किस से मिल के बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को और हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फोरस। तो ये 3 जो यौगिक होते हैं इनसे मिलकर कौन बनता है? न्यूक्लिक अम्ल बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फोरस। जो नाइट्रोजन क्षार है वो 5 प्रकार के होते हैं, शर्करा 2 प्रकार की, डीऑक्सीराइबो शर्करा और राइबो शर्करा, और एक होता है फास्फेट समूह। ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1886 में की थी। इसमें 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अभी हमने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 5 प्रकार के क्षार होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से क्षार होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्यूरिन के बारे में। फ्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और अगर हम बात करें पिरिमिडीन्स के बारे में तो पिरिमिडीन्स में 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें नाइट्रोजन क्षार की तो उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं। तो ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं न्यूक्लियोटाइड में या फिर न्यूक्लिक अम्ल में। इसमें पाई जाने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट समूह और शुगर के बीच में जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो डीएनए और एक आरएनए। जो कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, जो किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बने होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की बारे में। चलो देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? तो डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यह किसी जीव का अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाता है। तो जब हम बात करें डीएनए की तो डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो कि अनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है और यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रॉपर्टीज है जो लक्षण है उनको क्या करता है? पहुंचाता है। तो डीएनए के कारण ही हमें अपने माता पिता के लक्षणों को ग्रहण करने का ग्रहण कर पाते हैं। जैसे किसी के माता पिता का कलर जो बॉडी कलर है, आँखों का कलर है या फिर बाल हैं, ये सब कैसे प्रभावित होते हैं? डीएनए से। डीएनए ही इनको कहाँ? अपनी संतानों में पहुँचाता है। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा तथा 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। जो डीएनए होता है, अब हमने अभी बात की थी कि जो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए, वो 3 पदार्थों से मिलकर बने हैं या फिर 3 यौगिकों से मिलकर बने हैं। एक तो शर्करा, एक होता है नाइट्रोजन क्षार और एक होता है फास्फेट समूह। तो इसमें शर्करा कौन सी होती है? डीएनए में शर्करा होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। और इसमें क्षार होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से? एक तो ए, जी, टी और सी। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, टी मतलब थाइमिन और सी मतलब साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। जो डीएनए का जो मॉडल है, हेलिक्स मॉडल है, उसकी खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने। अभी हम बात करेंगे द्विकुंडलित मॉडल के बारे में। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि एक टर्न क्या कहलाता है। डीएनए मुख्य रूप से एक सीढ़ीनुमा संरचना होती है, इस तरीके से। यहाँ पे सामने दिख रहा होगा डीएनए। अभी हमने
4 प्रकार के क्षारों के बारे में बात की, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ए, जी, टी और सी। ये 4 प्रकार के क्षार हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो समूह होता है, इस समूह को हम कहते हैं फास्फेट समूह। इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है फास्फेट समूह। ये जो है हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है क्या, शुगर या शर्करा। इसे हम क्या कहते हैं, शर्करा। और यहाँ पे दिख रहे हैं सी, ये ए हो गया, जी हो गया, ये टी हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं नाइट्रोजन बेस। जो एडेनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है और थाइमिन, ये है नाइट्रोजन बेस। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल। जब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, इस पूरी संरचना का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक जो ये फास्फेट समूह है, ये कहलाता है फास्फेट समूह, और ये है क्या, शुगर। इस फास्फेट समूह और शुगर के बीच में एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे बंद होता है, इस बंद को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो क्षारों के बीच कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। और शुगर और फास्फेट के बीच बनता है फास्फोडाइएस्टर। यहाँ पे ये जो बंध है वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे जो बंध बीच में दिख रहे हैं वो बंध कहलाते हैं क्या, हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार दो क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और एक शुगर दूसरे फास्फेट समूह और शुगर से किसके द्वारा जुड़ता है, फास्फेट समूह के द्वारा जुड़ता है, फिर फास्फेट बंध के द्वारा। इस तरीके से निर्माण होती है डीएनए की संरचना की। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो इसको अगर हम शॉर्ट रूप में बनाना चाहें तो इस तरीके से डीएनए की संरचना बन जाती है। यहाँ पे क्षारों का क्रम है सी, ए, सी, जी, मतलब साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, इस तरीके से क्षार का एक क्रम होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो हर एक व्यक्ति का एक यूनिक डीएनए होता है, और वो यूनिक डीएनए कैसे डिसाइड होता है, वो इस क्षार के क्रम के कारण डिसाइड होता है। हर एक व्यक्ति का एक यूनिक क्रम होता है, सी के बाद ए ही आएगा, उसके बाद मतलब साइटोसिन है, साइटोसिन के बाद एडेनिन आएगा, फिर साइटोसिन आएगा, फिर ग्वानिन आएगा, फिर एडेनिन, साइटोसिन। तो ये क्रम निश्चित होता है। इसी के कारण हम किसी के डीएनए की पहचान कर पाते हैं। किसी की संतान की पहचान यदि करनी है तो संतान का डीएनए उसके माता पिता का डीएनए मैच करके देखो, अगर ये जो क्रम है वो सेम है, इसका मतलब है उसी की संतान। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। मतलब क्षार के अनुक्रम से किसी के डीएनए का पता लगाना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है, मतलब द्विकुंडलित, दो भागों में, मतलब दो कुंडलियों में बना होता है ना। एक कुंडली ये है और एक कुंडली है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द्विकुंडलित मॉडल। वो भी किसका, डीएनए का। ये दिया था किसने, वॉटसन और क्रिक ने, अभी हमने पढ़ा है। तो ये डीएनए हो गया और ये डीएनए का क्रम हो गया। अगर हम इस क्रम को परिवर्तित कर दें तो उस इंसान का जीन भी परिवर्तित हो जाएगा, उसका डीएनए भी परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं टर्न की, तो एक टर्न क्या कहलाता है, तो ये 10 क्षारों का अगर क्रम लें हम, मतलब ऐसी ऐसी 10 संरचनाएं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी तरीके से अगर हमने ये 10 संरचनाएं बना दी तो 10 संरचनाओं के या फिर 10 अमीनो अम्ल के क्रम को कहा जाता है एक टर्न। क्या कहा जाता है, एक टर्न। और यहाँ पे इसका जो व्यास होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायोमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम छोटी दूरियों को मापने की एक इकाई है, मतलब माइक्रोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटी इकाई है। इसका मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत छोटी इकाई है दूरी की। फिर इसमें हम किसको नापते हैं, छोटी दूरियों को। तो इसका जो व्यास होता है डीएनए का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न की लंबाई, मतलब ये 10, मतलब पहले से लेके इस 10 तक के बीच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए का एक टर्न क्या कहलाता है, 10 एमिनो अम्ल की अगर हम बात करें लगातार तो वो कहलाता है एक टर्न। और एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है और डीएनए की संरचना है। मुख्य रूप से इसमें 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला तो फास्फेट समूह बताया हमने, उसके बाद हमने बात की शुगर के बारे में, और उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े होते हैं, और एक शुगर को दूसरे शुगर से जोड़ने के लिए कौन काम आता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड काम आता है, जो कि किसके द्वारा बना होता है,
फास्फेट समूह के द्वारा। तो ये डीएनए की संरचना है। तो यहाँ देख रहे थे हम क्या, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के बारे में। तो डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने। मतलब जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, वही द्विकुंडलित मॉडल कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी, वाटसन ने और साथ में क्रिक ने। इसका व्यास, मतलब जो डीएनए का व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अभी बताया हमने। और टर्न की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है तथा प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अभी हमने बात की, जब हम 10 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक टर्न बन जाता है। और एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे डॉट नहीं रखा हुआ है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट की भी हमने बात की। तो किसी व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। मतलब हर एक व्यक्ति में डीएनए में एक क्षार का जो क्रम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इन सभी का क्रम है, वो कैसा होगा, निश्चित होगा, जिसके द्वारा उस जीव का या फिर उस व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। और इसी निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं, डीएनए का क्रम कहते हैं। और डीएनए क्रम की फिंगरप्रिंटिंग। तो इस क्रम को पता करके हम उसकी, मतलब उसके डीएनए के बारे में बता सकते हैं कि वह डीएनए किसका है। आजकल चोर को पकड़ने के लिए और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी में इसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसकी खोज किसने की थी, एलेक्स जेफरिक ने की थी। लेकिन भारत में इसका श्रेय किसको जाता है, लालजी सिंह जी को जाता है। तो ये है डीएनए। अब डीएनए के बाद हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। उसके पहले अगर हम बात करें तो डीएनए अभी हमने देखा। अब डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो जब डीएनए से क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ से होता है डीएनए बेस। जब ये डीएनए यहाँ से स्टार्ट होता है डीएनए, उसके बाद डीएनए का एक खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। मतलब अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करते हैं कि किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावित होते हैं वो जीन के कारण ही होते हैं। जीन ही अनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। और जीन होता क्या है एक्चुअल में, तो जीन डीएनए का ही एक वह भाग है जो क्रियाशील है। मतलब मुख्य काम कौन करता है, जीन करता है। तो जीन जो होता है वो डीएनए का ही क्या होता है, खंड होता है, भाग होता है। तो डीएनए से जीन बना। अब जीन धीरे धीरे हिस्टोन प्रोटीन जिसमें लगे हुए होते हैं वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। इस तरीके की संरचना बनाए। ये जो संरचना बनती है वो किसकी बनती है, क्रोमोसोम की बनती है। और धीरे धीरे जब ये संरचना, जब कोशिका विभाजित होती है तो यहाँ से दो भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब कोशिका विभाजित होती है तो डीएनए पहले एकल डीएनए में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे डीएनए द्विकुंडलित है। जब धीरे धीरे फिर जीन में, फिर जीन के बाद ये क्या होगा, एकल डीएनए में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ से टूट जाएगी। जो सेंट्रोसोम होते हैं, तारक का होते हैं, वो इसको ऊपर खींच लेंगे और इसको वहाँ खींच लेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो ये है डीएनए। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या है। डीएनए को तो हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए भी डीएनए की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कौन सी शर्करा होती है, इसमें होती है राइबो शर्करा। डीएनए में हमने अभी बात की, उसमें कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा। लेकिन इसमें कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा। इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह यह केवल विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब हमारे शरीर में यह अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करता। यह सिर्फ जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। इसे राइबोसोम हमारे शरीर में सूचनाओं का, मतलब अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जो इसमें कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है। राइबो शर्करा और 4 नाइट्रोजन बेस उपस्थित। ये जो आरएनए होता है इसमें राइबो शर्करा उपस्थित होती है और साथ में 4 नाइट्रोजन बेस। लेकिन हमने डीएनए में बात की थी, उसमें थे AGTC। उसमें क्या था, A, G और TC, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन यहाँ पे इस थायमिन की जगह पे कौन ले लेता है, यूरेसिल। तो यहाँ पे AGUC हो जाता है, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। हमारे शरीर में सूचनाओं का आगे क्रियान्वयन करने का तथा
उन्हें डिकोड करने का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। तो आरएनए के द्वारा ही हमारे शरीर में सूचनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और उसे क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है कि सूचनाएं कहाँ पहुँचानी है, कैसे पहुँचानी है, इन सब का क्रियान्वयन कौन करता है? आरएनए करता है। जो आरएनए है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर, इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और चौथा होता है आरआरएनए जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए से क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं मुख्य रूप से। पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए का काम क्या होता है? एमआरएनए मुख्य रूप से अमीनो अम्ल तथा या फिर अमीनो अम्ल का निश्चित क्रम तैयार करता है। जो डीएनए में जो अमीनो अम्ल होते हैं, डीएनए में नहीं, जो हमारे शरीर में या फिर कोशिका में अमीनो अम्ल होते हैं, उनका निश्चित क्रम कौन बनाता है? एमआरएनए बनाता है। और टीआरएनए का काम होता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। जो टीआरएनए है वो क्या करता है? अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है और फिर राइबोसोम उन अमीनो अम्लों को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो एमआरएनए का काम होता है अमीनो अम्लों का निश्चित क्रम तैयार करना, और जो टीआरएनए है उसका काम होता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। राइबोसोम उस अमीनो अम्लों को क्या करेगा? प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन के संश्लेषण में काम करेगा। तो जो टीआरएनए वो सबसे छोटा आरएनए होता है। अब बात करते हैं आरआरएनए की। तो यह राइबोसोम पर पाया जाता है। जो आरआरएनए वो कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम पर पाया जाता है तथा प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि यह किस पर पाया जाता है? राइबोसोम पर पाया जाता है। 3 प्रकार के आरएनए हैं। पहला एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम होता है अम्लों का निश्चित क्रम तैयार करना, टीआरएनए का काम होता है अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना, और टीआरएनए जो आरआरएनए है उसका काम होता है राइबोसोम पर प्रोटीन के संश्लेषण का काम। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के आरएनए। हमने डीएनए के बारे में भी बात की, आरएनए के बारे में भी बात की। अब हम बात करते हैं जीन के बारे में कि जीन क्या होता है। तो अभी हमने बताया था जो जीन होता है वो एक प्रकार का डीएनए का ही एक पार्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक डीएनए की संरचना बनाई। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो जुड़े होते हैं। इस तरीके की संरचना बनाई। इसमें हमने यहाँ से एक भाग ये काट लिया। अब ये जो भाग है, ये स्पेशल भाग है, यही क्या करेगा? शरीर के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब गुणों का वाहन यही करता है, यही होता है अनुवांशिक पदार्थ। तो जो जीन होता है वो क्या होता है? डीएनए का ही एक भाग होता है। ये जो क्या है जीन होता है वो डीएनए का क्या होता है? एक पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जीन होता है जो पार्ट होता है किसका? डीएनए का। तो जीन एक अनुवांशिक पदार्थ होता है या फिर अनुवांशिकता की इकाई है, यूनिट है। जिस तरह हमारे शरीर की इकाई होती है कोशिका, उसी तरह अनुवांशिकता की इकाई कौन होती है? जीन होती है। अनुवांशिक लक्षणों का वहन कौन करता है? जीन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यह डीएनए का वह भाग होता है जो मुख्य कार्य को संपादित करता है। मुख्य कार्य मतलब लक्षणों को क्या करना? स्थानांतरित करना है दूसरी पीढ़ी में। किसी जीव के अनुवांशिक लक्षण का निर्धारण जीन के द्वारा ही किया जाता है। मतलब जीन की सहायता से ही हम किसी पीढ़ी के अनुवांशिक लक्षण का निर्धारण करते हैं कि जैसे गुण उसके माता पिता में है वही गुण उसके संतान में भी हो। तो ये जो लक्षण है, गुण है, कौन स्थानांतरित करता है? वो करता है जीन। तो हमने जीन के बारे में देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे हमारी कोशिका लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, विसरण और परासरण के बारे में। विसरण क्या कहलाता है? विसरण हमारी कोशिका के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है। विसरण और परासरण सिर्फ कोशिका के अंदर नहीं, वायुमंडल में भी ये होता है, लेकिन कोशिका के अंदर हम इसे समझेंगे। तो विसरण जिसे हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन, और परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। विसरण और परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो विसरण क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण मतलब उच्च सांद्रता से
उच्च सांद्रता से कहाँ जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। वह प्रक्रिया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो विलेय के कण हैं वो क्या करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता से कहाँ गमन करते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर कमरे में कहीं पे गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस लीक होती है तो पूरे कमरे में फैल जाती है, वह प्रक्रिया है विसरण। मतलब जो गैस के कण हैं, गैस एक तरीके से विलेय का काम करेगी। मतलब किसी पदार्थ के दो घटक होते हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। जैसे बात करें, एक गिलास में आपने घोल लिया या फिर जल लिया, इसमें भरा हुआ है क्या, जल, और ऊपर से आपने इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। तो इसके दो घटक हुए, एक तो नमक जो कि विलेय की तरह काम कर रहा है और जल जो कि विलायक की तरह काम कर रहा है। जिसे घोला जाता है वह कहलाता है विलेय और जिसमें घोला जाता है वह कहलाता है विलायक, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो विसरण क्या कहलाता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण, किसके कण, विलेय के कण क्या करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। सांद्रता मतलब जैसे मान लो यदि एलपीजी सिलेंडर लीक करता है तो जो गैस के कण है वो विलेय की तरह काम करेंगे और वह पूरे वातावरण में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो वह प्रक्रिया कौन सी है, विसरण है। एग्जाम्पल की यहाँ पे अगर बात करें तो गैसों का फैलना विसरण है, अगरबत्ती की सुगंध का सब जगह पहुंच जाना वो भी एक प्रकार का क्या है, विसरण का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें परासरण की तो जिसमें विलायक के कण, याद रखना यहाँ पे विलेय के कण स्थानांतरित होते हैं और यहाँ पे विलायक के कण स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता से कहाँ जाते हैं, उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किशमिश को पानी में अगर हम डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। यह किसका एग्जाम्पल है, परासरण का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो किशमिश के बाहर जल की जो सांद्रता है वो अधिक है, अधिक जल है, लेकिन किशमिश के अंदर कम है, तो बाहर से जो जल है वो अंदर की ओर जाएगा, जिसके कारण जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, विलायक है, और ये प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ से ये जो कण है वो कहाँ जाएंगे, जल के कण यहाँ जाएंगे, या फिर जो भी चीज़ है, जो भी लिक्विड है, विलायक के कण यहाँ जाएंगे, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा है, यहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर बात करें यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा है, तो यहाँ से कण कहाँ जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे सांद्रता कम है और फैल जाएंगे पूरे। तो ये डिफ्यूजन है और ये ऑस्मोसिस। दोनों में अंतर यही होता है कि इसमें विलायक के कण गति करते हैं और इसमें विलेय के कण गति करते हैं और इसमें विलायक के कण गति करते हैं। इसके लिए जो परासरण होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब एक ऐसी झिल्ली होती है जो कि सिर्फ विलायक के कण को अपने अंदर से प्रवाहित करने देती है। बात करें किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका काम क्या होता है, यह सिर्फ विलायक के कण को, इसे विलायक के कण को अपने अंदर से प्रवाहित होने, अपने अंदर से प्रवाहित होने देती। ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वह भी एक तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ही काम करती है। इसी कारण कि जब कोशिका को हम अति परासारी या फिर अल्प परासारी विलयन में रखते हैं तो फूल या फिर सिकुड़ जाती है। तो ये रीजन है किसका, परासरण और ऑस्मोसिस। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो विसरण और एक परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो एंड होता है कोशिका। अब इसके बाद जो पार्ट बचा है वो बचा है सिर्फ कोशिका विभाजन का। तो कोशिका विभाजन को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और एमसीक्यूज वगैरह भी देखेंगे इसके। हम जितने भी एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे कोशिका का जो थ्योरिकल पार्ट है वो कंप्लीट होता है।